IQ का येस, कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, क्विक कैच में आपका स्वागत है। हमारे चैनल द्वारा घटना चक्र जनरल साइंस के क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, जिसमें हम बायो के क्वेश्चन कर रहे हैं। इसका पार्ट 2 है, जो 70 बीपीएससी एग्जाम में और यूपी पीसीएस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसकी प्रैक्टिस कराई जा रही है। वीडियो को अंत तक देखिएगा। कहीं कोई डाउट होता है तो कमेंट करके पूछेगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। हम लोग शुरू करते हैं सीधे क्वेश्चन की ओर, और आपको कहीं कोई डाउट होगा तो आप जरूर पूछिएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? तो नाभिक में भी डीएनए होता है, और कोशिका के और किस भाग में डीएनए पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। कोशिकांग में जो है, कौन सा कोशिकांग है? तो यह आपका माइटोकॉन्ड्रिया कोशिकांग है, जिसमें डीएनए पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। और याद रखना, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ ऊर्जा का उत्पादन होता है। तो इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका डी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है? याद रखना, जो कोशिका होती है वो जंतुओं में भी पाई जाती है और पादप में भी पाई जाती है। तो लेकिन दोनों में भिन्नता क्या है? तो सारे अंग सेम होते हैं, लेकिन एक अंग अलग होता है, कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति पादप कोशिका में पाई जाती है, जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। तो यही दोनों में अंतर है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जो है बी, ठीक है। नेक्स्ट आपका, जंतु कोशिका में निम्न में से क्या अनुपस्थित होता है? इसी क्वेश्चन को मैंने घुमा के यहाँ पे दे दिया है। तो जंतु कोशिका में क्या नहीं पाया जाता है? तो वही पाया जाता है सेलुलोज की कोशिका भित्ति। ये जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती, ये केवल पौधों की कोशिका में, पादप कोशिका में पाई जाती है। तो उसी क्वेश्चन को घुमा के मैंने यहाँ पे दिया, जिससे कि आपको कोई डाउट ना रहे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर ए। तो याद रखना, कोशिका भित्ति जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है, ये पादपों में पाई जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट है आपका, आधुनिक आनुवंशिक विज्ञान का जनक कौन है? तो विज्ञान के जो क्वेश्चन आते हैं उसमें सिद्धांत और कौन जनक है किसका, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका हो जाएगा आपका ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल को हम आनुवंशिक जो है विज्ञान का जनक मानते हैं, आधुनिक। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, ठीक है। नेक्स्ट आपका, आनुवंशिकता के जनक के रूप में विख्यात वैज्ञानिक कौन है? ठीक है, तो आपका यही हो गए जीजे मेंडल हो गए। तो यहाँ आनुवंशिकता का जनक हो गया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। तो इस क्वेश्चन को मैं 2 बार दिया है, इसलिए क्योंकि यहाँ पर एक तो दिया है आधुनिक, कंफ्यूज हो सकते हैं आप लोग। यहाँ लिखा है आधुनिक आनुवंशिक विज्ञान का जनक, और यहाँ पे लिखा है आनुवंशिकता विज्ञान के जनक। दोनों सेम चीजें हैं, इसीलिए मैंने इसको क्वेश्चन को दिया है कि आप कंफ्यूज ना रहें, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मेंडल हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? कायिक जनक पर, अलैंगिक जनक पर, या लैंगिक जनक पर? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। लैंगिक जनक पर आधारित है किसका? मेंडल का आनुवंशिकता का सिद्धांत। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है, ठीक है। तो जो जनन होता है किसी चीज का, वो 3 प्रकार से यहाँ पे दिया है। अलैंगिक भी होता है, कायिक भी होता है, और लैंगिक जनक होता है। लेकिन जो मेंडल का आनुवंशिकता का सिद्धांत था वो लैंगिक जनक पर आधारित है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट है आपका, हमारे शरीर में आनुवंशिकता की इकाई को क्या कहते हैं? जो आनुवंशिकता होती है उसकी जो सबसे यूनिट, छोटी यूनिट होती है, उसको हम क्या कहते हैं? तो उसे हम जीन कहते हैं। तो आनुवंशिकता की सबसे छोटी जो यूनिट होती है, इकाई होती है, उसे हम जीन कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन क्या है? जीन है क्या? ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैंने दे दिया है। तो यह डीएनए का एक भाग होता है। तो जीन जो होता है वो डीएनए का एक भाग होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, ठीक है। तो ये डीएनए से जुड़े हुए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, जीन से जुड़े हुए पूछे जाते हैं, गुणसूत्रों से पूछे जाते हैं। तो लगातार जब हम प्रैक्टिस करते रहेंगे तो हमारे क्वेश्चन सही होते रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, जीवों में आनुवंशिक लक्षण संतान में ले जाए जाते हैं। जो जीव होते हैं उनमें जो आनुवंशिक लक्षण होते हैं वो जो है एक से दूसरे जो पीढ़ी में जो लक्षण ले जाए जाते हैं, जैसे अगर पिता में जो लक्षण होता है वो बेटों में लक्षण कैसे पहुंचता है? तो जीव में आनुवंशिक जो लक्षण पहुंचते हैं वो कैसे पहुंचते हैं? क्रोमोसोम के द्वारा। तो क्रोमोसोम के द्वारा ही ये कोशिका में पाया जाता है, और क्रोमोसोम के द्वारा ही जो है आनुवंशिक लक्षण पिता से पुत्र में, फिर पुत्र से उसके पुत्रों में लगातार वो ट्रांसफर होते रहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, ठीक है। नेक्स्ट आपका, गुणसूत्रों की वंशागत का सिद्धांत दिया किसने दिया था? तो गुणसूत्रों की वंशागत का जो सिद्धांत है वो दिया था किसने? सूटन और ब्रोविरी ने। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, ठीक है। तो कौन सिद्धांत किसने दिया है? यहाँ से क्वेश्चन बायो में पूछे जाते हैं, इसलिए इनकी प्रैक्टिस करना जरूरी है, इनको याद करना जरूरी है। नेक्स्ट आपका, जेम्स डी
जो है वाटसन और फ्रांसिस्की का संबंध निम्नलिखित में से किस खोज से है। इन दोनों लोगों ने किसकी खोज की थी, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। इन्होंने डीएनए की संरचना की खोज की थी, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जो है बी। तो इन दोनों का संबंध किससे है, डीएनए की संरचना से है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। ये बात याद रखना है, क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये कई बार एग्जाम में आया भी है, रिपीट हुए हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका डीएनए की द्विकुंडलिन संरचना किसके द्वारा दी गई है। आप ये डीएनए की द्विकुंडलिन संरचना को आप यहाँ देख सकते हैं, तो ये संरचना किसके द्वारा दी गई है डीएनए की, तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा वो आपका वाटसन और क्रिक। तो वाटसन क्रिक ने ही जो है डीएनए की जो है कुंडलिक जो संरचना होती है उसका सिद्धांत इन्होंने ही दिया था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है। नेक्स्ट आपका हरगोविंद खुराना, ये भारत के जो है वैज्ञानिक थे। तो हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था। तो हरगोविंद जो खुराना थे, इन्होंने क्या किया था, तो इन्होंने प्रोटीन के संश्लेषण के लिए इनको जाना जाता है। इन्होंने प्रोटीन का संश्लेषण किया था, इसीलिए इन्हें जो है इस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए कि प्रोटीन का संश्लेषण किसने किया था, तो हरगोविंद खुराना ने किया था, तो इसके लिए उनको पुरस्कार भी दिया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट आपका किसी भी प्रजाति में गुणसूत्र संख्या जो होती है वो क्या होती है। ऑप्शन है वो वायु के साथ बढ़ती है, आयु के साथ घटती है, स्थिर रहती है, वजन के साथ बढ़ती है, या स्थिर होती है। याद रखना, जो किसी भी प्रजाति में जो गुणसूत्र होते हैं वो बचपन से लेकर बुढ़ापे तक स्थिर रहते हैं, उनमें कोई परिवर्तन गुणसूत्रों में नहीं होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। तो एक कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है, इसीलिए इसको याद करना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है तो वहाँ क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से किन का उपयोग जैव उर्वरकता के रूप में किया जाता है। ऐसा कौन सा इसमें जो है प्लांट है जिनका उपयोग जैव उर्वरक के रूप में हम करते हैं। तो जैव उर्वरक के जो उपयोग होता है, एक होता है एंजोला का, एक होता है नीलहरित शैवाल का। जो नीलहरित शैवाल होते हैं और जो एंजोला होता है, इनका दोनों का उपयोग किसके लिए करते हैं, तो जैव उर्वरक के लिए कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। 1 और 2 दोनों सही है यहाँ, क्योंकि सही पूछा गया है। और अल्फाल्फा क्या है, ये एक घास होती है, इसका उपयोग जो है जैव उर्वरक रूप में नहीं करते हैं। तो नीलहरित शैवाल का करते हैं और एंजोला का करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से कौन सा एक नाइट्रोजन जो है स्थिरीकरण करने वाले जीव नहीं है। मतलब यह हुआ कि जो ये सारे जीवाणु हैं, जितने दिए गए हैं जीवाणुओं के नाम दिए गए हैं, और ये लोग क्या करते हैं, जीवाणु ये जो है मटर जैसे दाल वाले पौधों की जड़ों में रहते हैं, गांठों में, और वायुमंडल के नाइट्रोजन को पकड़ के ये लोग मिट्टी में मिलाने का काम करते हैं। ठीक है। तो इनमें कौन सा एक ऐसा है जो नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करने वाले जो है वो योगदान नहीं देता है, ये पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। ठीक है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा नाइकोराइजा। नाइकोराइजा का संबंध नहीं होता है। बाकी जो है तीनों जो है आपका ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन को मिट्टी में मिलाने का काम करते हैं। तो वायुमंडल के नाइट्रोजन को मिट्टी मिलाने का काम जो जीवाणु करते हैं वो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे आपका यहाँ पर एक लिखा है नोस्टाक, एक लिखा है एनाबीना, एक लिखा है एंजियोटोबैक्टर। ये सब जो है जीवाणु हैं, ये नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करने का काम करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से कौन सा जैविक नाइट्रोजन निर्धारण से संबंधित है। तो जैविक नाइट्रोजन से निर्धारण से संबंधित कौन है इसमें, तो इसका आंसर हो जाएगा नीलहरित शैवाल। तो नीलहरित शैवालों का उपयोग धान के खेतों में होता है, ये तालाबों में पाए जाते हैं, झीलों में पाए जाते हैं, और इससे जो है ये नाइट्रोजन को क्या करते हैं, स्थिरीकरण करने में योगदान भी देते हैं, और नाइट्रोजन को जैविक रूप से बढ़ाने का भी काम करते हैं, और ये ऑक्सीजन की उत्पत्ति भी करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जो है डी। ठीक है। नेक्स्ट आपका निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। इसमें कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, ये पूछा गया है। पहला है आपका नीलहरित शैवाल, ये धान के खेत में पाया जाता है, बिल्कुल सही है। तो नीलहरित शैवाल कहाँ पाया जाता है, धान के खेत में पाए जाते हैं। जब धान खेत में जब ज़्यादा पानी भर जाता है तो काई जम जाती है, तो उसी को हम नीलहरित शैवाल कहते हैं। ठीक है। दूसरा है राइजोबियम लेगुमिनेरस, ये मटर के जो है पौधों की गांठों में पाया जाता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। ये भी एक जीवाणु है और ये जो है नाइट्रोजन को पकड़ के मिट्टी में मिलाता है। एक आपका है एंजियोटोबैक्टर, ये गेहूं में पाया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। और एक है आपका एंजोला, मक्का में, ये गलत हो जाएगा। एंजोला जो है ये मक्का में नहीं पाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी हो जाएगा। एंजोला जो है ये मक्का में ना पाया जाता है, बल्कि जीवाणु तो है ही नहीं, ये एक एल्गी है, ना कि ये कोई जीवाणु है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जो है डी। ठीक है।
नेक्स्ट आपका एंजोला है क्या? तो एंजोला एक क्या है? एक जलीय फर्न है। ठीक है, आप इस चित्र में भी देख सकते हैं, ये जलीय फर्न होता है। एंजोला एक जलीय वनस्पति होता है जो जलों में, सागर में या तालाबों में पाया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है, और याद रखना ये दोनों क्वेश्चन मैंने साथ साथ इसीलिए दिया है कि यहाँ पर एंजोला जो है मक्का, क्योंकि जीवाणु से जुड़ा हुआ है, तो ये मक्का खेत में नहीं पाया ही नहीं जाता है, क्योंकि ये कहाँ पाया जाता है? तो जलीय क्षेत्रों में पाया जाता है, जैसा आपके चित्र में आपने देखा है। ठीक है, नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्म जीव जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होते हैं? इनमें कौन सा ऐसा सूक्ष्म जीव है जो जैव उर्वरक के रूप में उसका यूज किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, जो है साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया क्या करता है? ये जैव सूक्ष्म जीव होता है और ये जैव उर्वरक के रूप में इसका उपयोग होता है और ये मृदा के उपजाऊपन को बढ़ा देता है। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका डी। ठीक है, नेक्स्ट आपका नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु किस पौधे की जड़ के साथ संयोजन करते हैं? तो दालों के, जितनी भी दाल होती हैं उनमें अरहर को छोड़ करके बाकी सभी दालों की जड़ों की गांठों में या ये जीवाणु पाए जाते हैं और ये जीवाणु जो है नाइट्रोजन को, वायुमंडल के नाइट्रोजन को पकड़ के मिट्टी में मिलाने का काम करते हैं। और याद रखना, जो पौधे होते हैं वो नाइट्रोजन को जड़ों के माध्यम से लेते हैं, ना कि वायुमंडल से लेते हैं। ठीक है, जबकि वायुमंडल में नाइट्रोजन 78% लगभग होता है, फिर भी जो है जो पौधे होते हैं वो नाइट्रोजन जड़ों से प्राप्त करते हैं और यही जीवाणु नाइट्रोजन को मिट्टी में मिलाने का काम करते हैं जो दालों में पाए जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए। नेक्स्ट आपका, तो सोयाबीन भी दाल है, तो लिखा है सोयाबीन में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया कौन है? इनमें कौन सा ऐसा जीवाणु है जो सोयाबीन में की जड़ों में पाया जाता है, वहाँ की गांठों में, और जो नाइट्रोजन को मिट्टी में मिलाने का काम करता है? उस जीवाणु का नाम पूछा गया है। तो जीवाणु का जो नाम है वो है आपका क्या? राइजोबियम जेपोनिकम नामक एक जीवाणु है, राइजोबियम नाम का, और यही जो है सोयाबीन में पाया जाता है और जो नाइट्रोजन को मिट्टी में मिलाने का काम करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे शरीर का अधिकतम भार बना होता है किसका? तो हमारे शरीर का अधिकतम भार किसका होता है? तो हमारे शरीर का अधिकतम भार होता है जल का। लगभग 60 से 65% जल हमारे जो है शरीर में पाया जाता है। सबसे अधिक जल होता है हमारे शरीर में, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुरता से पाया जाने वाला तत्व कौन सा होता है? तो ये होता है ऑक्सीजन। सबसे अधिक ऑक्सीजन पाया जाता है मानव शरीर में। ठीक है, कितना परसेंट पाया जाता है? लगभग 65% पाया जाता है, 65%। इसके अलावा मानव शरीर में और कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, आप इस लिस्ट को यहाँ पर देख लीजिएगा। जैसे आप देख सकते हैं, कार्बन लगभग 18.5%, हाइड्रोजन 9.5%, नाइट्रोजन 3.2%, कैल्शियम 1.5%, फास्फोरस 1% और पोटेशियम 0.4%। ये भी हमारे मानव शरीर में पाया जाता है। तो इसी बहाने आपको ये भी याद हो जाएगा और आपको ये भी याद हो जाएगा कि मानव शरीर में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा और ये लिस्ट भी आपको अच्छे से याद हो जाएगा, तो आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका, नाखून काटते समय दर्द नहीं होता है क्योंकि? जब हम नाखून काटते हैं तो क्यों दर्द नहीं होता है? दर्द इसलिए नहीं होता है, तो इसका है पहला ऑप्शन है, नाखून मृत कोशिका के द्रव्य द्वारा बने होते हैं जिनमें रक्त का संचरण नहीं होता। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। तो रक्त का संचरण जो है किस में नहीं होता है? नाखून में नहीं होता है, इसीलिए नाखून को काटते समय हमें दर्द नहीं होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है, नेक्स्ट आपका, अल्फा केराटिन एक प्रोटीन है जो कहाँ पाया जाता है? ये क्वेश्चन बहुत फेमस है, बहुत बार आ चुका है। तो त्वचा में पाया जाता है, जो त्वचा में उपस्थित होता है ये अल्फा केराटिन नामक प्रोटीन होता है, ये हमारी त्वचा में पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, नेक्स्ट आपका, बाल जिस प्रोटीन का बना होता है उसे हम क्या कहते हैं? जो हमारा शरीर का बाल होता है या नाखून या फिर जो है बैलों के जो खुर होते हैं, जानवरों के जो खुर होते हैं, वो किस प्रोटीन के बने होते हैं? तो सब एक ही प्रोटीन के बने होते हैं। कौन सा? उस प्रोटीन का नाम है क्या? तो इस प्रोटीन का नाम है केराटिन। तो केराटिन नामक प्रोटीन से नाखून भी बना होता है और बाल भी बना होता है। ठीक है, जो हमारे शरीर में पाया जाता है। तो केराटिन नामक प्रोटीन से ही बना होता है। इस बात को याद रखना, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आपके क्वेश्चन गलत ना होने पाए। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी। ठीक है, इसके अलावा कौन कौन से प्रोटीन कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, कौन किस में पाए जाते हैं, यहाँ पर लिस्ट पूरी दे दी गई, आप इसे देख सकते हैं।
जैसे केराटिन आपका प्रोटीन कहाँ पाया जाता है, नाखून में, खुर में, सींग में, बाल में भी मैंने आपको बताया, चारों में पाया जाता है। जीन नामक प्रोटीन कहाँ पाया जाता है, मक्का में। ग्लोब्यूलिन नामक प्रोटीन अंडा में पाया जाता है। जो है ग्लूटेन नामक प्रोटीन गेहूं में पाया जाता है। कैसीन नामक प्रोटीन दूध में पाया जाता है। फाइब्रोइन नामक प्रोटीन रेशम धागा मकड़ी के जाल में पाया जाता है, ये भी पूछा जा सकता है। ओसिन नामक प्रोटीन हड्डियों में पाया जाता है और हिस्टोन नामक प्रोटीन गुणसूत्रों में, और ग्लोबिन नामक प्रोटीन रक्त में पाया जाता है, और जो है प्रोलेमिन्स नामक प्रोटीन आपका दालों में पाया जाता है। तो इन सारे प्रोटीन को भी अगर आप अच्छे से याद कर लेंगे तो क्वेश्चन गलत नहीं होंगे आपके। तो एक साथ मैंने ये भी दे दिया, तो आप ये भी अच्छे से याद कर लेंगे तो आपकी अच्छी से प्रैक्टिस हो जाएगी। तो इसका आंसर यहाँ पर आपको पता चल गया सबका, ठीक है। नेक्स्ट है आपका अस्थि, मतलब होता है आपका जो हड्डियाँ होती हैं, अस्थियाँ। अस्थि और दंत निर्माण हेतु निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? तो दांतों के लिए और हड्डियों के निर्माण के लिए किस तत्व की आवश्यकता होती है? तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा कैल्शियम और फास्फोरस। कैल्शियम और फास्फोरस जो है ये हमारे हड्डियों को और दांतों को निर्माण करते हैं, उन्हें मजबूती देते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी। नेक्स्ट आपका मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो मानव शरीर में पाचन का जो प्रारंभ होता है वो तो मुख से शुरू होता है, लेकिन सबसे अधिक पाचन किस अंग में होता है ये पूछा गया है। तो छोटी आंत में होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। छोटी आंत में सबसे अधिक जो है पाचन हमारे भोजन का होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी, ठीक है। नेक्स्ट आपका कड़वाहट के लिए जो है मानव जीभ का संवेदनशील क्षेत्र कौन होता है? तो कड़वाहट के लिए जीभ में कौन सा ऐसा भाग होता है जहाँ पे कड़वाहट हमें महसूस होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पीछे का भाग। पीछे के भाग से जो है हमें जो है ये कड़वाहट नामक जो है ये जो है संवेदनशीलता का पता चलता है कि कड़वाहट कोई चीज़ कड़वाहट है या नहीं है, ठीक है। इसके अलावा जीभ के और किस भाग से किसके जो है संवेदनशीलता का पता चलता है? तो जो है जीभ का जो अग्र भाग होता है, छोर होता है, उससे मीठे का। जो पीछे का भाग होता है वो कड़वे का, मैंने भी बताया पीछे का भाग, ठीक है, आपको पता चल गया। इसके अलावा जो पार्श्व भाग होता है किनारे वाले, उसे खट्टे का, और अग्र छोर भाग जो है वो किनारे वाले वो नमकीन स्वादों का अनुभव कराते हैं। तो जीभ के अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग स्वाद का पता चलता है। तो इसलिए इसको अच्छे से याद रखना, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है जिसकी हम प्रैक्टिस करा रहे हैं, ठीक है। तो इसको भी आप अच्छे से याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आपका मनुष्य की मुख गुहा में निम्न में से किसका पाचन प्रारंभ होता है? ठीक है, तो मानव की जो मुख गुहा होती है वहां से किसका पाचन प्रारंभ हो जाता है? कार्बोहाइड्रेट का। तो यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन हमारे मुख से ही शुरू हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी। नेक्स्ट आपका लार निम्न में से किसके पाचन में सहयोग करती है? जो लार होता है वो हमारे मुख में वो किसके पाचन में सहयोग करता है? ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा चुका है। तो स्टार्च के पाचन में लार सहयोग करता है। तो इसका आंसर यहाँ हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट आपका कथन और कारण वाले क्वेश्चन है। लिखा है जो है आपका मानव शरीर में यकृत वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, ये बिल्कुल सही है कि हमारा जो शरीर में यकृत होता है, हमारा लीवर होता है, वो वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये बिल्कुल सही है। क्योंकि कथन कारण में हमेशा क्योंकि लगा के आंसर निकालते हैं, क्योंकि यकृत 2 महत्वपूर्ण वसा पाचक एंजाइम उत्पन्न करता है। बिल्कुल गलत हो जाएगा, 1 करता है, 2 नहीं करता है। तो 1 जो इसका आंसर हो जाएगा सी। ए सही है और आर गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट आपका हाइड्रो जो है क्लोरिक एसिड किस अंग में जो है स्रावित होता है या निकलता है? तो हाइड्रोक्लोरिक जो एसिड होता है ये हमारे शरीर के किस अंग से निकलता है? आमाशय से निकलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। तो आमाशय से हाइड्रो जो है क्लोरिक अम्ल निकलता है, एसिड निकलता है। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, तो इसको अच्छे से याद रखना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर सी। नेक्स्ट आपका एंजाइम मूलतः क्या होते हैं? जो हमारे शरीर में एंजाइम पाए जाते हैं वो मूलतः होते क्या हैं? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, लेकिन बहुत कठिन क्वेश्चन बन जाता है ये। तो इसे आपका है प्रोटीन। ये प्रोटीन होते हैं, जितने भी एंजाइम होते हैं वो सब प्रोटीन होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट आपका एंजाइमों के संदर्भ में निम्नलिखित में कथनों पर कौन सा कथन सही है? और सही उत्तर का यहाँ पर चयन करना है। ठीक है, पहला है आपका वह जैव उत्प्रेरक होते हैं। ये बिल्कुल सही है। वह शरीर में उसी स्थान पर अपना कार्य करते हैं जहां वह उत्पादित होते हैं। ये भी बिल्कुल एकदम सही है। तो एंजाइम जहां शरीर में जहां उत्पन्न होते हैं वही काम करते हैं, कहीं और नहीं करते हैं। तो इसका आंसर दोनों सही हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। 1 और 2
दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तन करने के लिए प्रेरित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, जाइमेज। जाइमेज नामक जो एंजाइम होता है वो ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तित करता है। इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से किस एक की उत्पत्ति या कृत्य का कार्य है? लीवर जो है किसकी उत्पत्ति करता है, ये पूछा गया है। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका बी, यूरिया। ठीक है, और याद रखना जो हमारे खून का जो खराब भाग होता है वो लीवर में ही वो साफ होता है, इसीलिए सारा यूरिया जो है निकल जाता है रक्त से और हमारे जो है यूरिन के माध्यम से वो बाहर निकल आता है। तो हमारे यूरिन में भी यूरिया पाया जाता है, तो वहीं से इसकी उत्पत्ति होती है। तो यकृत का कार्य क्या है? यूरिया का उत्पत्ति करना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट आपका, लिपिड्स का पाचन निम्नलिखित में से कुछ की उपस्थिति में होता है? जो लिपिड्स होते हैं उनका पाचन हमारे शरीर में किन की उपस्थिति में है, ये पूछा गया है। तो इसका पहला है आपका पित्त अम्ल में, बिल्कुल सही है। लाइपेज में, बिल्कुल सही है। पेप्सिन में नहीं, पेप्सिन में नहीं होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, 1 और 2 दोनों सही हैं। ठीक है। नेक्स्ट आपका, एंजाइम लाइपेज का स्रोत है। तो पहला तो ये पूछा जाए कि लाइपेज क्या है, तो एक एंजाइम है, और इसका स्रोत क्या है ये पूछा जाए तो इसका आंसर हो जाएगा अग्नाशय। तो अग्नाशय में जो है लाइपेज नामक एंजाइम निकलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर बी। ठीक है। नेक्स्ट आपका, मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में प्रारंभ होता है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो हमारे शरीर में जो प्रोटीन का पाचन होता है वो किस अंग में प्रारंभ होता है, ये पूछा गया है। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आमाशय से। तो आमाशय में ही प्रोटीन का पाचन प्रारंभ होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। ठीक है। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीनों को अमीनो अम्ल में जो है विघटित कर देता है? ठीक है, या बदल देता है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, पेप्सिन। पेप्सिन नामक जो है एंजाइम होता है जो प्रोटीनों को अमीनो अम्ल में बदल देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट आपका, प्रोटीनों के पाचन में सहायक एंजाइम कौन सा होता है? तो प्रोटीनों के पाचन में सहायक एंजाइम कौन सा होता है? तो ट्रिप्सिन होता है। ट्रिप्सिन नामक एंजाइम ये प्रोटीनों का पाचन में योगदान देता है। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। ये क्वेश्चन कम से कम 10 बार आ चुका है अलग अलग एग्जामों में, तो इसको अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका, कौन से परिवर्तन में एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है? ऐसा कौन सा परिवर्तन होता है जिनमें जो है ट्रिप्सिन नामक जो है एंजाइम उत्प्रेरक का काम करता है? तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, प्रोटीन को अमीनो अम्ल में। अभी ऊपर मैंने आपको बताया था, इसी क्वेश्चन को मैंने घुमा दिया है, दूसरी तरीके से पूछ दिया है। तो इसका भी आंसर यही होगा, प्रोटीनों को अमीनो अम्ल में ट्रिप्सिन नामक एंजाइम उत्प्रेरक करता है या बदल देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, कार्बोहाइड्रेट के अपघटनों उपरांत, मतलब अपघटन के उपरांत अंतिम रूप से क्या बनता है? तो कार्बोहाइड्रेट के बाद क्या बनता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ग्लूकोज। तो ग्लूकोज ही बनता है। जब हम कोई चीज़ खाना खाते हैं तो पहले वो कार्बोहाइड्रेट बनता है, उसके बाद ग्लूकोज बनता है, उससे ऊर्जा निकलती है और हमारे शरीर में ऊर्जा बनी रहती है। ठीक है, जिससे हम कार्य कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर भंडारित रहता है कहाँ पर? तो हमारे शरीर में जो अतिरिक्त ग्लूकोज होता है वो ग्लाइकोजन में बदल जाता है, और कहाँ जाकर के वो स्टोर होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, यकृत में, अर्थात लीवर में जाकर के वो भंडारित होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर बी। नेक्स्ट आपका, यकृत और मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है किस रूप में? तो लीवर में और मांसपेशियों में जो ऊर्जा जमा होती है वो किस रूप में होती है? ग्लाइकोजन के रूप में होती है। अभी ऊपर है, इसी का उत्तर वहाँ पे दिया गया था, दूसरे तरह से क्वेश्चन पूछा गया। तो ग्लाइकोजन के रूप में जो है यकृत और मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। ठीक है। नेक्स्ट आपका, ये व्यवहारिक क्वेश्चन है कि 10 दिनों से अधिक दिन तक उपवास जो है करने पर लीवर पर क्या प्रभाव पड़ता है? जैसे मान लीजिए अगर कोई 10 दिन लगातार उपवास पर बैठा हुआ है तो लीवर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, लीवर में ग्लूकोज का स्तर कम हो जाता है और फिर शरीर धीरे धीरे पीला पड़ने लगता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है, तो ये बहुत व्यवहारिक क्वेश्चन है बायोलॉजी का। नेक्स्ट आपका, पित्ताशय में उपस्थित पत्थर निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रभावित करता है? ठीक है, तो किसका पाचन प्रभावित कर देता है? तो ये वसा का पाचन को प्रभावित करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए।
और नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी जो ग्रंथि है वो कौन सी है, तो वो लीवर है, यकृत है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। तो ये घटना चक्र के 50 क्वेश्चन पार्ट 2 के अंतर्गत है। इसी तरह के लगातार आपको पार्ट अलग अलग मिलते रहेंगे और सारे सब्जेक्ट की घटना चक्र भी मैं करा दूंगा। जैसे मैंने एनसीईआरटी करा दिया उसे घटना चक्र भी मैं सब करा दूंगा। आप जाके प्ले लिस्ट पे देख सकते हैं, सब बिल्कुल फ्री है, किसी का कोई चार्ज नहीं है। आप जाकर के वहाँ देखिए और अपनी तैयारी को अच्छे से मजबूत कीजिए। और कहीं कोई डाउट होता है तो कमेंट करके पूछिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कहीं कोई डाउट होगा तो आप पूछिए। ओके, थैंक यू।